बच्चों, कैसे हो आप सभी? आ चुकी हूँ आपके सामने। जल्दी बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फिर क्लास शुरू करते हैं। जितने से भी मेरे पुराने बच्चे हैं वो अपने हालचाल बताएं फटाफट से। मेरे पूछने वाले हो तो मैं मस्त हूँ, एकदम बढ़िया है सब कुछ। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, हरियाणा के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सॉल्व करा रही हूँ। अबाउ 40, अराउंड 40 कहना होगा, अबाउ 40 भी पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। लगभग 40 के आसपास एग्जाम्स मैंने गिने नहीं है ना, पिछले लगभग 1.5 महीने से लाइव हुई इसी समय पर इसी चैनल पे, तो वो सारे एग्जाम्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। हरियाणा पुलिस, एलडीसी, ग्राम सचिव लेटेस्ट वाला, जेईई के एग्जाम्स, इंटीरियर डिजाइनर के, स्टिचिंग वाले, बहुत सारे एचएसएससी के एग्जाम्स में सॉल्व करा चुकी हूँ। और अगली गुड न्यूज ये है कि हरियाणा का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है डेंटल हाइजीनिस्ट वाला, उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रीवियस पैटर्न पर ही आए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को बहुत ज्यादा वर्थ करें अगर वाक्य में ही चाहते हो। इंग्लिश में तो नंबर ना कटे। आज के बाद में ये तो ना बोलूं कि इंग्लिश नहीं आती है, आज के बाद मुझे ये ना कहना पड़े इंग्लिश बड़ी मुश्किल है। ये मेरे कुछ बच्चों के मैसेजेस हैं, ऑलमोस्ट रोज यूट्यूब से भी मैं ऐसे कई मैसेजेस रिसीव करती हूँ। कल भी दिखाने वाली थी, फिर आपके मोटिवेशन के लिए 1 या 2 मैसेज लाई हूँ बस। जिसमें एक बच्चा कह रहा है कि मेरे को इजी बहुत लगा इंग्लिश का पेपर जो था, एयरफोर्स का ये ओरिजिनल एग्जाम फेस करके आया बच्चा, और 20 में से 19 मार्क्स हैं उसके। इधर वाला बच्चा भी कुछ ऐसे ही बात कह रहा है आप सबसे कि मेरा एग्जाम था 20 में से 20 करके आया हूँ, फिजिक्स भी बहुत आसान लगी मुझे। तो जब ये बच्चे एग्जाम को अचीव कर पा रहे हैं, एयरफोर्स की ताजी ताजी सेटिंग जो है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अगर आपने सुनी हो, कि मुझे जरूर अपना एक्सपीरियंस बताएं जिन भी बच्चों ने मुझसे सीखा था। तो ऐसे मैसेजेस रोज मैं रिसीव करती हूँ, लेकिन रोज दिखाऊंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मोटिवेटेड फील करें, जब इन बच्चों को आसान लगा है तो आपको भी इजी लगेगा। और जब इन बच्चों के 20 में से 19 और 20 में से 20 का कॉन्फिडेंस है तो आपके भी नंबर नहीं कटेंगे बेटा। मेहनत बस ईमानदारी से करते चलो। आज की क्लास को अगर हम शुरू करें तो आज मैं कराने वाली हूँ बिल्कुल लेटेस्ट जो अपना एग्जाम हुआ था 18 जुलाई 2021, सेकेंड शिफ्ट वीएलडीए का बेटा। तो वीएलडीए का ये एग्जाम है आपके सामने, और वीएलडीए की सेकेंड शिफ्ट है। बाकी सारे मैं कल करा चुकी हूँ, ये रह गया था इसीलिए ये भी सॉल्व करा रही हूँ। अब इस एग्जाम का पहला क्वेश्चन, शिफ्ट सेकेंड 18 जुलाई, क्वेश्चन नंबर 1। आंसर बताना शुरू करें। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो गुड इवनिंग कह रहा है, गुड इवनिंग। मैम टॉपिक वाइज वीडियो कौन से चैनल पे है? गजराज जी, टॉपिक वाइज वीडियो वेटिकन चैनल पे है जी। थैंक यू मोनिका जी, मोनिका देवी जी, शुक्रिया। हाँ जी गजराज, मैं आपको बता रही हूँ वेटिकन इंस्टीट्यूट के चैनल के ऊपर हरियाणा में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले इंग्लिश के वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, और आज कंजंक्शन शुरू करूंगी। आखिरी टॉपिक है हरियाणा की सीरीज में। हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर 5 टॉपिक बार बार आ रहे हैं, उनमें से 5वां और आखिरी टॉपिक आज शुरू करूंगी कंजंक्शंस का। आओ अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट से। ये पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, वीएलडीए सेकंड शिफ्ट 18 जुलाई। तो जल्दी से इस लेटेस्ट वाले पेपर को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस ले लो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है गणेश हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे। अगर आप ध्यान से देखें तो वो कह रहा है गणेश हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वॉन्टेड टू स्टॉप। मैं आपको इशारा करना चाह रही हूं कि आपका एक्शन जो है, आपकी बात जो चल रही है बेटा सेंटेंस में, कौन से टेंस में चल रही है? पास्ट टेंस में। कैसे मैम? सेकंड फॉर्म जहां भी आ जाती है आपका टेंस पास्ट हो जाता है। तो यहां पे कैसे प्रेजेंट हो गया? यहां पर भी तो पास्ट होना चाहिए ना। तो हमें एरर बताना था, और एरर कौन से पार्ट में है बच्चों? ए पार्ट में हमारा एरर बन गया है। क्यों बन गया है? ध्यान से देखो, हमारा टेंस पास्ट चल रहा है, पूरे सेंटेंस का टेंस पास्ट चल रहा है सिवाय ए पार्ट के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब पूरा ही एक्शन पास्ट में हुआ है, वो थका भी पास्ट में है, यानी गाड़ी तो उससे भी पहले वो चला रहा होगा, तो मुझे पास्ट फॉर्म ऑफ हैज चाहिए, और हैज की पास्ट फॉर्म होती है हैड, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट में एरर बन गया था। जल्दी बताएं सभी बच्चे अगर समझ में आ गया है तो, जल्दी से सभी बच्चे बताएं अगर क्लियर हो गया है तो। डन 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 लिख दो, फटाफट से लिख दो। हाँ जी, हेड भी ना आएगा। सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मजा आ गया। ग्रेट, स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बेटा,
ये क्वेश्चन टैग में से आया है, ये एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है हरियाणा के हिसाब से, आ तो रहा है, बहुत कम आ रहा है। आप लोग कहोगे तो इसे भी मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगी कंजंक्शंस के बाद। यस रवि जी, यू कैन से दैट बट नथिंग न्यू इन दैट आई सपोज। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन टैग का हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा एक बार। उसने लिखा है अ फ्यू पीपल न्यू, क्या लिखा, न्यू, न्यू यानी कि सेकंड फॉर्म। जिस बच्चे ने आज तक क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ा है ध्यान से सीख लो, बाकी मैं एक 5 मिनट की वीडियो भी इसके ऊपर रिकॉर्ड कर दूंगी। 5 मिनट में आपसे क्वेश्चन टैग का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कल तक ऐसी वीडियो आप लोगों को मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैग आ जाए तो आपका मिस ना हो। कल आप लगभग वेटिकन चैनल पे चेक कर लेना शाम 6 बजे, कल वेटिकन चैनल पे 6 बजे चेक कर लेना, 5 ही मिनट आपके लूंगी बस कल की क्लास में। कल 6 बजे 5 ही मिनट की एक वीडियो डालूंगी जिसमें क्वेश्चन टैग का हर क्वेश्चन आप उसके बाद सॉल्व कर पाओगे। तो अब आज तो मैं एकदम से नहीं पढ़ा सकती ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ बेटा। न्यू हमारी सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश में डिड, और क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, यानी मेरा टैग में यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, डिड आएगी। अब हमारा सेंटेंस जब भी पॉजिटिव होता है टैग हमें नेगेटिव बनाना होता है, यानी डिड के साथ नोट होगा। अब पीपल क्योंकि बहुत सारों की तरफ इशारा कर रहे हैं तो बहुत सारों के लिए प्रोनाउन दे होना चाहिए, यानी डिडंट दे अगर हमारा ऑप्शन हमें मिल गया है, ये रहा, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, आ फ्यू मीन्स नो सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। यस गीता मैम, क्वेश्चन पढ़ा तो दिया आपने, क्वेश्चन टैग पढ़ा दिया मैंने, अच्छा मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, दिन में बहुत क्लासेस लेती हूँ, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, थैंक यू नरेंद्र मोदी जी याद दिलाने के लिए। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। अरे बाप रे, नया विद्यार्थी लगता है हमारी कक्षा में। हार्टलेस नाम रखा हुआ है, टूटा हुआ दिल लगा रखा है इमोजी में, और मतलब दिल टूटी शायरी भी लिख रहा है। बेटा क्लास में ध्यान दो, अगर पढ़ाई करते हैं आप सब तो ये दिल टूटने से बच जाएगा, दुनिया दिल लेकर के आपके पीछे पीछे घूमेगी। फेसबुक पे देखिए ना ऐसी वीडियो, एकदम एकदम बैंगन जैसा काला सा लड़का और एकदम बुरी सी गोरी सी एकदम सुतरी सी छोरी, और क्या बोलेंगे, सरकारी नौकरी के फायदे। तो हार्टलेस बेटा ऐसी इमेजेस से मोटिवेशन लीजिए, कुछ नहीं है दिल का टूटना फूटना, करियर बनाओ, सब आपके पीछे है फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप हार्टलेस बच्चा समझ गया होगा मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ। यस हेलो, यस मैम पढ़ा दिया, चलो ठीक है मान गई, फिर भी 5 मिनट की एक वीडियो डाल देती हूँ, 5 मिनट में ट्रिक सिखा दूंगी सारी। टॉपिक पढ़ाने में 45 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट में ट्रिक सिखा दूंगी जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ। अ फ्यू पीपल न्यू, न्यू यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, यानी टैग हमारा डिड से बनना चाहिए, डिड से बनना चाहिए, तो ए और डी तो सीधा आउट हो गए। अब झगड़ा था बी और सी में, तो अगली बात बच्चे को पता होना चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव था टैग तो हमें नेगेटिव टैग चाहिए, आंसर हो गया सी। जल्दी बताओ, डन 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 लिखो, जल्दी बताइए, अगर क्लियर हो गया है तो डन 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 लिख दो सभी बच्चे। अच्छा मुस्कुरा रहे हो, थैंक यू विजेंद्र कुमार जी, शुक्रिया आपके लिए है। अच्छा जी मोनिका देवी जी, मैंने आपका दिल स्वीकार कर लिया है, हमारा दिल आपके पास है और आपका दिल हमारे पास है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत आसान है ये तो, बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरा आंसर बताने का, देखो कितना सिंपल, एडवाइजेबल का स्पेलिंग पूछ रहा है, बता दीजिए आप। राहुल कुमार जी किस चीज के लिए कह रहे हो, क्या बात है। हाँ फ्यू नेगेटिव होता है अंशुल, फ्यू पॉजिटिव होता है बेटा, बिल्कुल सही ज्ञान। 21 क्लास कहाँ मिलेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगी बसंत चोपड़ा जी, इसी चैनल पर 21 क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। जी शुक्रिया, लेट्स एंजॉय, मुझे आपका नाम बड़ा पसंद आया, आप मुझसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, मैं आपके नाम से बड़ी प्रसन्न चित्त महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपने फेस पे मुस्कुराहट रखते हुए दुनिया की मुसीबतों को झेल जाएं, तो उसके नाम में ही लेट्स एंजॉय है, यानी पक्का पक्का फेस पे स्माइल तो रहती होगी। मैं बहुत बार अपने बच्चों को कहती हूँ, जी सोनू चौधरी जी आपके बड़े सारे दिल मैंने देख लिए, मैं बहुत बार बच्चों को कहती हूँ सीरियसनेस यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ जो सीरियस शक्ल लेके घूम रहा है ना उसका सफलता मिलेगा नहीं उसको जीवन में आसानी से, यहाँ तो रहना चाहिए चिल्ड आउट, रिलैक्स्ड,
और फोकस यहाँ होना चाहिए, सीरियस यहाँ से होना चाहिए, तब सफल होते हैं जल्दी जल्दी। हाँ जी, एडवाइजेबल की बिल्कुल ठीक स्पेलिंग मुझे ऑप्शंस में से मिल गई है। सेकंड, एडवाइजेबल की ठीक स्पेलिंग। एक बच्चे जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इन दो शब्दों में रहते हैं, सुन लो, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सी वाला एडवाइस नाउन होता है, ये वर्ब होता है। सी वाला नाउन होता है, इसका हिंदी सलाह है, सलाह, और एडवाइस वर्ब होती है। इसका मतलब सलाह देना या सलाह लेना। नहीं मिली प्लेलिस्ट में बसंत जी, चलो कल प्लेलिस्ट अपडेट करा देती हूँ, फिर मिल जाएंगी। ओके बसंत चोपड़ा जी, कल अपडेट करा देते हैं आपके लिए, फिर मिल जाएंगी। चलो, क्या सभी बच्चे समझ गए? सीई वाला एडवाइस था नाउन और एसई वाला एडवाइस होता है वर्ब। सीई यानी उसने मुझे सलाह दी, नहीं यहाँ तो मैंने वर्ब बना दिया, उसने मुझे सलाह दी या मैंने उसे सलाह दी। जब ये काम के तौर पे यूज होता है तो स्पेलिंग एस वाली होती है। हमें जर्नल लाइफ में बहुत सारी सलाहें मिलती रहती हैं या दी जाती हैं, राह चलता कोई भी सलाह दे जाता है, तो उस केस में हम सलाह को एज अ नाउन फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो जब ये नाम का काम करे सीई वाला एडवाइस है, और जब ये काम का काम करे तो ये एसई वाला एडवाइस है। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ क्या? एक्स्ट्रा ज्ञान देती रहती हूँ, थैंक्स हो गया। ये क्या चक्कर है, हमें तो और क्वेश्चन करने। अच्छा, वीएलडीए की शिफ्ट पूरी होगी बेटा। वीएलडीए में 4 इक्वेशन आए थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी ग्राम सचिव की सीरीज शुरू करते। कहाँ है? आजा रे तुझको इन बच्चों का दिल पुकारे। ये लो, ये आ गया है ग्राम सचिव 2016 शिफ्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। 2019 या 20 में जो लेटेस्ट ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, अनाउंस पीछे हुआ था, हो गया था आगे, जो कैंसिल भी हो गया था, वो मैं इसी चैनल पे सॉल्व करा चुकी हूँ, वो मैं इसी चैनल पे सॉल्व करा चुकी हूँ। अच्छा जोनी नैन जी, जरूर इस चीज पे ध्यान देते हैं, टेक्निकल टीम नोटिस करें इस कमेंट को। जोनी नैन कह रहे हैं यहाँ पे रेट कुछ और है, फी कुछ और है दबंग की, और ऐप पे कुछ और, तो कृपया उसे करेक्ट करें अगर ऐसा ही कुछ है तो। सब जगह पे एक ही फी डिस्प्ले करें अगर कोई भी टेक्निकल टीम का बंदा मेरी क्लास सुन रहा है तो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, ग्राम सचिव 2016 लेटेस्ट वाला ग्राम सचिव में सॉल्व करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में क्लास देख लेना। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, गलत बताना है कौन सा है। पहला ही गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग, इसका सही जो होता है वो ओ के साथ होता है, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट आपका सही शब्द है, नहीं जेलट तो ठीक है। अंशुल गलत दे दिया बेटा जल्दबाजी में। हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। आए प्लीज सभी बच्चे, एमिलियोरेट होता है ये शब्द, किसी को सुधारना, किसी के अंदर बदलाव करना, किसी के अंदर सुधार करना, इज एमिलियोरेट। ठीक है, जेलेट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब कट्टरपंथी होता है, जो किसी चीज पर एकदम स्ट्रिक्ट टू द रूल रहे कि ऐसा है तो ऐसा ही है, मुझे कोई नहीं बदल सकता, उसे जेलेट कहते हैं। पेंट्रेट होता है किसी चीज के अंदर घुस जाना, किसी छेद की मदद से किसी चीज के अंदर घुस जाना, इज पेंट्रेट। स्टेन का मतलब दाग या धब्बा होता है, पाउडर की एड में देखा होगा, सर्फ एक्सेल की एड में दाग अच्छे हैं, तो दाग जो शब्द होता है दैट इज स्टेन। तो स्टेन मतलब दाग, पेंटरेट का मतलब किसी चीज के अंदर चले जाना, जिलेट कट्टरपंथी, कट्टर विचारधारा वाले लोगों को कहा जाता है। और हमारा सही आंसर था एमिलियोरेट, सुधारना, एमिलियोरेट सुधारना। एमिलियोरेट 2000 में नहीं हुआ था। अच्छा जोनी यादव जी, ये देखो पीछे पूरा डिटेल लिखा है, HSSC ग्राम सचिव 2016 शिफ्ट 1। क्या कहना चाहते हो भाई साहब? अच्छा ऐसा हुआ होगा, अनाउंस 2016 में हुआ होगा या 15 में हुआ होगा, कुछ हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि पेपर तो पक्का हुआ है। जोनी जी आप चेक करें फिर बोलें प्लीज। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, तो एमिलियोरेट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 2016 शिफ्ट 1 ग्राम सचिव, ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ड। ऑल ओवर एक फ्रेज होता है बच्चों, फ्रेजेस मैंने आपको कल की क्लासेस में बहुत सारे सिखाए थे, कल जो वेटिकन पे क्लास ली थी उसमें बहुत सारे फ्रेज सिखाए थे, तो ऑल ओवर भी एक फ्रेज है, इसे आप याद करें। जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर क्लासेस मेरी ढंग से लगा रहा है, बहुत से नए फ्रेजेस वो सीख चुका होगा। तो ऑल ओवर होता है सारा, पूरे तरीके से, हर जगह से। तो वो क्या बोल रहा है, ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने पूरा संसार घूमा है, और ऑप्शन में हमें ओवर मिल भी गया है, ऑप्शन में हमें ओवर मिल भी गया है। तो ऑल ओवर एक फ्रेज है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट डेसिमेटेड, किसको इसका मीनिंग आता है, पहले आप ट्राई करें। डेसिमेटेड का मीनिंग बताओ, कौन मुझे बताएगा?
जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुड इवनिंग गांधी राम, बहुत अच्छा नाम है गांधी राम, गांधी भी और राम भी। बी कह रहे हो, डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही जवाब है। डेसिमेटेड का हमें सिनोनिम बताना है और इसका मतलब बर्बादी या तबाही होता है। डेसिमेटेड का मतलब बर्बादी या तबाही होता है, तो बर्बादी या तबाही के लिए हमारे ऑप्शन में था डिस्ट्रॉयड। आओ बाकी वर्ड्स भी सीखते हैं। डिनाउंस्ड होता है किसी पर आरोप लगाना। डिनाउंस्ड क्या है बेटा? किसी पर आरोप लगाना। सक्सेसफुल तो आपको पता ही होगा, हम इस रेस में दौड़ रहे हैं मैम, सक्सेसफुल एक दिन होके रहेंगे, मन में ठान ली है, आन बान और शान अपनी बढ़ाकर रहेंगे, तो दैट इज सक्सेसफुल। डिप्रेस भी पता होगा, बहुत बच्चे इस उम्र के, आपकी उम्र के बहुत बच्चे निराशावादिता में घिर जाते हैं और कुछ भी नई चीज करने से फिर घबराने लगते हैं। तो डिप्रेशन का मतलब निराशावादिता का शिकार हो जाना, कोई भी चीज में ध्यान ना लगना, अकेले गुमसुम सा घूमना, दैट इज डिप्रेशन। बहुत कॉमन सा वर्ड है, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो डिप्रेस्ड, सक्सेसफुल या डिनाउंस्ड, तीनों शब्द सिखा दिए। सही आंसर हमारा था डिस्ट्रॉयड। आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ना देखें, आप बाकी ऑप्शंस भी देखें, क्योंकि वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। आगे बढ़ती हूं। एक्सोनरेट होता है किसी को आजाद या खुला छोड़ देना। हाँ जी, एक्सोनरेट होता है किसी को आजाद या खुला छोड़ देना, किसी को बरी कर देना, फ्री कर देना, दैट इज एक्सोनरेट। अब हमें ऑप्शन में पहला दिख रहा है एक्वेटेड, सिनोनिम है ये, तो पूछ क्या रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। वो हमसे अपोजिट पूछ रहा है क्योंकि एक्वेट का मतलब भी बरी कर देना होता है, ये सिनोनिम हो गया। पार्डन का मतलब माफ कर देना होता है, आप माफ किसी को कर दोगे तो फिर उसको आजादी कर दिया है। लिबरेट का मतलब भी आजाद होता है। देखो क्वेश्चन एक है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। तो एक्सोनरेट का सिनोनिम हो गया है एक्वेटेड, एक्सोनरेट का सिनोनिम हो गया है पार्डन, एक्सोनरेट का सिनोनिम हो गया लिबरेटेड। यानी अपने आप छट गया ओड वन आउट होके कि अपोजिट क्या है? कन्विक्टेड। क्योंकि कन्विक्टेड आरोपित को कहते हैं जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, और जिस पे आरोप लगे हैं उसे आजाद नहीं छोड़ा जाएगा, उसे कैद किया जाएगा। तो कन्विक्ट इसका अपोजिट हो गया क्योंकि कैद की तरफ इशारा कर रहा है, और एक्सोनरेट का मतलब आजादी होता है, तो आजादी का उल्टा हो जाता है कैदी। ठीक है, तो आजाद का उल्टा हो गया कैद, इसलिए हमारा आंसर है कन्विक्टेड। जल्दी से बताना क्या सभी को क्लियर हुआ है? प्लीज बताएं, जल्दी सभी बताएं। जी जय परशुराम जी, आंसर बताएं। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? सभी को समझ में आ गया है तो यस मैम लिख दो या फिर डन मैम लिख दो ताकि मैं आगे जा सकूं। देखो पिछले 5 सालों में हरियाणा सरकार जितने भी एग्जाम ले चुकी है वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी। मजा आ गया भाई ये क्वेश्चन देख के। तो अगर आपने अभी प्रीवियस देखे हो, ये जो अपना लेटेस्ट 2021 का पेपर मैंने डेंटल हाइजीनिस्ट का जो सॉल्व कराया था, उसमें भी विट्सेंट आया हुआ था, और ग्राम सचिव 2016 में भी विट्सेंट आया हुआ है, जेईई के एग्जाम में भी विट्सेंट आया हुआ था। एग्रीकल्चरल फार्मिंग में बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग। आज के जमाने में भी टीचर की इज्जत करने वाले बहुत लोग हैं, अच्छा लगता है। फिर तो क्लास भी निकल जाती, इतने मिल तो गया, पता नहीं क्या लिख रहे हो। अच्छा ओके अत्री साहब आजकल के बच्चे कमाल हैं। चलिए विट्सेंट, विट का मतलब होता है बुद्धि, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की, और एंड होता है अंत, बुद्धि का अंत। और जहां पे बुद्धि का अंत यानी दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करूं यार समझ नहीं आ रहा। वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करूं यार समझ नहीं आ रहा है। जनरली बच्चे 12th में फेल हो जाते हैं, अरे बाप रे सारे रास्ते बंद हो गए, अब मैं क्या करूं जीवन में। तो दैट सिचुएशन इज विट्सेंट, समझ में नहीं आ रहा है। किसी का आखिरी चांस है पुलिस का, फेल हो गया, तो विट्सेंट की सिचुएशन हो जाती है उसके साथ, नहीं समझ में आ रहा है अभी क्या करूं, कंफ्यूज होके बैठ गया हूं, उम्र भी चली गई है, पेपर भी चला गया है, अब मैं क्या करूं। तो अब मैं क्या करूं वाली सिचुएशन होती है विट्सेंट। अब विट्सेंट को अगर हमें आंसर्स में से चुनना है तो अंडरस्टैंड थॉरली, अच्छे से समझ आना किसी चीज का, नहीं पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, समझ ना आना कि क्या करें। स्टूपिड पर्सन, इरेशनल होता है मूर्ख, तो ना मूर्ख की बात हो रही, ना स्टूपिड का मतलब भी मूर्ख होता है, और ना हमें अच्छे से समझ में आने की बात हो रही है। तो विट्सेंट का मतलब जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि विट का मतलब दिमाग या बुद्धि है,
और जब दिमाग ही काम करना बंद कर देगा तो भाई क्या करेंगे हम जीवन में, है ना। तो ये कंफ्यूजन और पजलनेस को दिखाता है जी, टू बी पजल्ड। जी मोनिका देवी जी, मैं सिंपल रहती हूँ, कुछ गलत है उसमें? रवि खुराना जी का लास्ट चांस है, कोई बात नहीं बेटा, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, बात बन जाएगी। कॉलेज के एग्जाम क्लास नहीं ले पाओगे, ओके स्वीटी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत अच्छा करके आइएगा। नमस्ते विजेंद्र सिंह जी, मुझे लगा अपोजिट बताना है। अच्छा क्या बताना था? सेम बताना था, धोखा हो गया। अपोजिट होता तो पहला ऑप्शन होता, सेम बताना है तो दूसरा हो गया। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों जी। शिवानी, बहुत लंबा नाम है, केसरवानी, अमित केसर, अरे बाप रे, हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे क्लास लगाने लग रहे हैं। अच्छा कीर्ति, गुस्से की स्माइली इतनी सारी, मेरे को क्यों गुस्सा कर रहा है ये बच्चा, क्या कह रहा है? मैम इतने बच्चे देख रहे हैं बट लाइक आधे भी नहीं है, सब मतलब ही हैं मैम ये बच्चे। हाँ जी कीर्ति, पर मैं कभी कहते नहीं लाइक और शेयर करने को, क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो देख रही हूँ और मुझे लगता है कि ये इंसान ने अच्छा काम किया है तो हम खुद से लाइक कर देंगे। तो मैं कभी अपनी किसी क्लास में नहीं कहती हूँ लाइक और शेयर करने को। तो आजकल के बच्चों का भाई मूड है अपना अपना, किसी का मन करता है तो कर्ज उतारता है, नहीं तो कर्ज चढ़वाते रहते हैं अपने ऊपर टीचर्स का। अगला, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, कोई ऐसी चीज जो हमेशा के लिए हो, कोई ऐसी चीज जो हमेशा के लिए हो, और जो चीज हमेशा के लिए है बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होती है। आप लोगों की एज में जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हो ना, पकड़ूंगा 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 पकड़ूंगा, वो चीज कौन सी है? सरकारी नौकरी, क्योंकि पक्का पक्का परमानेंट है वो हमारे पास। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए सबको? परमानेंट है, एक बार लगे तो सेटल्ड। बिजनेस में या प्राइवेट जॉब में रिस्क है, जब तक आपका दिमाग और हाथ काम करते हैं आप चलते रहोगे। तो आलसी लोगों की पसंद हो जाती है जनरली गवर्नमेंट जॉब की, अभी बस एक बार सेटल हो जाऊं फिर तो मुझे बिल्कुल अपना ना सुकून से सोना है, कोई मेहनत में करना नहीं चाहता आगे। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, एक जॉब ले लेंगे सिक्योरिटी के लिए, फिर उससे बड़ी बड़ी जॉब्स की तैयारी करेंगे, वो अच्छी बात है। हाँ जी, तो इन द लॉन्ग रन हो जाता है परमानेंट, जो चीज हमेशा के लिए आपके पास है। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब हो गया परमानेंटली। हाँ जी, परमानेंटली, यूनिवर्सली नहीं, यूनिवर्सल का मतलब तो एक मत होता है, इन द लॉन्ग रन का मतलब परमानेंट होता है, जो चीज हमेशा के लिए आपके पास है। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, कितनी भारी हिंदी है। यूनिवर्सल की हिंदी होती है सार्वभौमिक, ठीक है, जो सबको पहले से पता है कोई ऐसी चीज। ओकेजनली होता है कभी कभी, अल्टीमेटली होता है फाइनली जिसको कहते हो, ये तो मतलब फाइनली मैंने ये पेपर पास करना ही है, तो इट इज माई फाइनल टास्क। दिस इज बोलने वाली थी, दिस और इट मिक्स हो गए। दिस इज माई फाइनल ड्यूटी और टास्क। तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली को फाइनली की तरह लेना है। ओकेजनली का मतलब कभी कभी, यूनिवर्सली जो पूरे यूनिवर्स को पहले से पता है, तो हमारा आंसर था परमानेंटली। इन द लॉन्ग रन का मतलब परमानेंट होता है। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? सिद्धार्थ, बैच चाहिए बेटा, वेटिकन ऐप डाउनलोड कर ले, उसके ऊपर इंग्लिश स्पेशल बैच मिल जाएगा। इंग्लिश स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा वेटिकन ऐप पर बच्चों। वेटिकन ऐप का लिंक यहीं पे आ रहा है, आप ले सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल टीम का बंदा क्लास सुन रहा है तो जरूर एक बार डाल दो, वेटिकन ऐप का लिंक डाल दो, ताकि बच्चे डाउनलोड करके बैचेस देख सकें। आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। ये एडवाइस आपको बताने का मेरा कोई अपना स्वार्थी मकसद नहीं है। मोटिव यानी मकसद होता है, पोस्टीरियर होता है बाद वाला, पोस्टीरियर होता है बेटा बाद वाला। दो इंसान बैठे हैं तो आगे वाले को कहेंगे एंटीरियर और पीछे वाले को कहेंगे पोस्टीरियर। आगे वाले आदमी को या इंसान को या बच्चे को बोलेंगे एंटीरियर और पीछे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर। एंटीरियर कह रही हूँ, इंटीरियर नहीं, ध्यान से सीखना, बड़ी मूर्खता होती है हमारे साथ। एंटीरियर पोस्टीरियर का उल्टा होता है, पोस्टीरियर बाद वाला, एंटीरियर पहले वाला, ठीक है। इंटीरियर होता है जो घरों के अंदर इंटीरियर होता है, घर की दीवारें सजा दी, अच्छी अलमारियां कबाड़ बना दिए, तो दैट इज इंटीरियर डिजाइनिंग, अंदर की सजावट किसी घर की। एक्सटीरियर किसी घर के बाहर का लुक, अंदर का लुक इंटीरियर होता है, इंटीरियर घर के अंदर का लुक। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर घर के बाहर का लुक, फसाड भी कहते हैं इसको, जो अपने ये होते हैं ना, क्या बना के देते हैं ये, घरों के मैप्स वगैरह नहीं ड्रॉ कराते,
कि ये रूम एंड विंडो यहाँ एंड वो पूरा प्लान जो सेट करके पूरा प्लान जो सेट करके देते हैं वो फसाड बोलते हैं इस चीज को। दैट इज एक्सटीरियर। किसी बिल्डिंग या घर का बाहरी ढांचा। इंटीरियर अंदरूनी खूबसूरती। एंटीरियर पहले वाला इंसान, पोस्टीरियर बाद वाला इंसान। हमारा सही आंसर था अल्टीरियर। हमारा सही आंसर था अल्टीरियर, क्योंकि मेरा कोई अंदरूनी मकसद नहीं है, मेरा कोई गुप्त मकसद नहीं है आपको ये सलाह देने का, मेरे कोई गुप्त इरादे नहीं है, मेरे कोई छुपे हुए इरादे नहीं है आपको ये सलाह देने के। तो गुप्त या छुपे हुए इरादों को दिखाता है अल्टीरियर शब्द। ठीक है, तो याद करने की आप कोशिश करिएगा। हाँ, आर्किटेक्ट, यस, यही शब्द तो मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा था। अच्छा स्वीटी, मैंने तो नहीं ध्यान दिया। हाँ जी, तो आर्किटेक्ट शब्द मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा था। तो आर्किटेक्ट्स जो बना के देते हैं दैट इज एक्सटीरियर आउटर लुक ऑफ द हाउस, उसी को वो फसाड बोलते हैं। ये भी आप याद कर लो, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। फैकेड कहती है दुनिया कई बार इसको, बट इट इज फसाड। ठीक है, तो एक्सटीरियर फसाड सिनोनिम्स है। आगे बेटा, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वन हु डजंट फॉलो, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है किसी भी तरह के सामाजिक नियमों को, जो किसी भी तरह के सामाजिक नियमों को फॉलो नहीं करता है। जी, अल्टीरियर आपका आंसर था। समझ में ना आ रही फोटो, किसकी फोटो समझ नहीं आ रही? क्या क्या लिखते हैं बच्चे। कविता की तरफ से राम राम जी। जी, महावीर सिंह गुज्जर जी नमस्ते। कविता जी नमस्ते। वॉइस कम आ रही है। अरे आज तो मैंने माइक एकदम नया लगाया है और उसके जो खाना पीना भी उसको बढ़िया खिलाया है। अच्छा निखिल राठी जी, करो फिर आप हाय हेलो करो। वॉइस प्रॉब्लम। हाँ, बोहेमिया सही आंसर है, शाबाश। मैं आंसर का इंतजार कर रही थी। बोहेमिया एक इंग्लिश सॉन्ग भी है, अगर आपने सुना हो तो। बोहेमिया शब्द आता है एक ऐसे इंसान के लिए जो अपने तरीके से जीवन को जीना चाहता है, जो बिल्कुल भी दूसरे की सुनवाई नहीं करता है, जिसके जीवन जीने के अपने पर्सनल तरीके हैं और उन्हीं को वो सही मानता है। दैट इज बोहेमिया। बाकी आंसर्स भी डिस्कस करते हैं, आ जाओ। आर्ट का मतलब कला होता है और आर्टिसन का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट कहते हो ना जिसको, उसी का सिनोनिम होता है आर्टिसन। पार्टीशन, पार्टीशन को याद करने का एक तरह, पार्टीशन, पार्टीशन, इट इज पार्टीशन। मैं जान के पार्टीशन बोल रही हूँ। आजकल ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में एल्यूमिनियम की मदद से पार्टीशन हो जाते हैं। पार्टीशन यानी टुकड़े बना देना, एक होल के कई सारे। तो ये शब्द भेदभाव की तरफ इशारा करता है। पार्टीशन का मतलब भेदभाव होता है, पक्षपात पूर्ण। फिजिशियन तो आपको आता होगा, अभी ये भी मैं बताऊं क्या? फिजिशियन तो लोकल से भाषा का शब्द है, इंग्लिश में बहुत बार यूज होता है। तो सही आंसर था बोहेमिया। ये लो बच्चों, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर लिख लो भाई इंपॉर्टेंट। अगर कोई नोट्स बनाता है तो इस पर इंपॉर्टेंट लिख लें, अगर कोई नोट्स बनाता है तो। जी हर्ष जी, बिल्कुल, हमारा कोई टीचर हमें छोड़ के कभी नहीं जाता। ऑब्वियसली पक्का हमारे साथ हैं, जो भी टीचर हमसे जुड़ता है वो पक्का ही जुड़ा रहता है। तो बिल्कुल हमारे साथ हैं आपके प्यारे प्यारे सर अभी भी। अच्छा जी, ट्रिकी सॉल्यूशन जी, थैंक यू। इवन बोहेमिया इज अ फेमस रैपर ऑफ इंडिया। अच्छा चलो, मैंने रैपिंग्स उतनी नहीं देखी है। हाँ, आज कंजंक्शन के क्वेश्चन नहीं मिले, मैं नहीं समझी। अंकुर सिंह जी, मैं नहीं समझी, कंजंक्शन के क्वेश्चन नहीं मिले। कौन से बैच में? बड़े सारे बैच पढ़ाती हूँ बेटा, पूरा दिन घिस जाती हूँ पढ़ा पढ़ा के, रात तक खड़ी रहती हूँ। प्लीज अच्छे से बताओ ना कहाँ नहीं मिले। थैंक्स सोफिया फॉर हेल्पिंग मी बेटा। अच्छा अच्छा, सर ने मैसेज डाला है। चलो चलो पढ़ते हैं भाई। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, चीजों को साथ साथ जचा कर रखना। ये शब्द अपने दिल में, दिमाग में, जहन में जिस जिस गहराई तक उतर सकते हो अपने शरीर की, वहां पे उतार के बिठा लो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट शब्द है। इतने बहुत लगा दिए हैं, समझ जाना। अब आज तक नहीं लगाए हैं तो रिपीटेडली एग्जाम्स में आ रहा है। और पता है कितने सालों से? 2013-14 से। कितनी पुरानी बात कर रही हूं, तब से मैं ये शब्द एग्जाम्स में देख रही हूं और आज तक फैशन में है। तो जक्सटपोज होता है चीजों को साथ साथ जचा कर रखना। इम्पोज होता है थोपना।
किसी को दबाने की कोशिश करना, थोपना इज इम्पोजिंग समथिंग। जैसे आप लोगों के ऊपर इंग्लिश थोप दी जाती है, ठीक है, तो दैट इज इम्पोज। रीपोज होता है रेस्ट। रीपोज क्या है? रेस्ट, विश्राम, आराम, चिल्ड आउट, यो यो, दैट इज रेस्ट। एक्सपोज, पर्दाफाश कर देना, सुना है? पर्दाफाश कर देना की इंग्लिश होती है एक्सपोज। उसने तो मुझे एक्सपोज ही करके रख दिया, दुनिया के सामने असलियत ले आना किसी की, दैट इज एक्सपोज। रेपोज क्या है? रिपोज कह लो चाहे रेस्ट, और इम्पोज थोपना। तो हमारा सही आंसर क्या था? जक्सटपोज। अच्छा सुनील कुमार जी, एक्सप्लेन ना करूं, सिर्फ आंसर बता दूं, चलेगा क्या? है बेटा सुनील जी, सिर्फ आंसर बता दे क्या? बोल रहा है जल्दी जल्दी कराओ मैं सिर्फ आंसर दूं क्या, समझाऊं नहीं? नेक्स्ट है जी अफेक्शन। अफेक्शन प्यार को कहते हैं, करना क्या है? इंप्रूव करना। अच्छा, अफेक्शन को इंप्रूव करना है, पूरा पढ़ते हैं। शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन, बिना प्यार के है वो। नहीं नहीं, कुछ सेंस नहीं बनी भाई। एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, कोई उसके ऊपर, कोई अपने ऊपर उसको कोई झूठा गुरूर या घमंड नहीं है। और प्यार से संबंधित नहीं, गुरूर या घमंड से। अफेक्टेशन, ये लो, अफेक्टेशन का मतलब होता है बाहरी दिखावा। तो वो बिना बाहरी दिखावे के है और उसको अपने ऊपर कोई गुरूर या गर्व वाली फीलिंग वो नहीं दिखाती, घमंडी वो नहीं लगती। तो बिना प्यार के नहीं है वो, बिना दिखावे की बात हो रही है। अफेक्टेशन का मतलब दिखावा करना होता है। अफेक्टेशन का मतलब दिखावा करना होता है। एफ्लिक्शन का मतलब यातना, प्रताड़ित करना, किसी को तंग करना, परेशान करना, उस पर अत्याचार करना, दैट इज एफ्लिक्शन। एडमायरेशन तारीफ होता है। तो हमें यहाँ पे अफेक्टेशन लगाना था, क्योंकि इसका मतलब क्या है? बाहरी दिखावा। तो वो बाहरी दिखावा नहीं करती और ना ही वो घमंडी या गुरूर से भरी है, तो इसलिए अफेक्टेशन आपका सही आंसर था। सभी को समझ में आया? जट जस्सी, नमस्कार जी, राम राम जी। नेहा कक्कड़, नहीं नहीं नहीं, नेहा दैया हूं भाई मैं, नेहा कक्कड़ में बिल्कुल नहीं हूं। हाँ जी, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रोफेशनल का स्पेलिंग बताना है। कितना इजी पूछा है, कुछ तो मुश्किल पूछ लिया करो तुम। HSSC वालों को कह रही हूँ, आप लोग को नहीं कह रही। आप लोग को अच्छी नहीं लगेगी वैसे मेरी ये बात की, क्या मैम मुश्किल क्यों बोल रहे हो, आसान आने दो ना, नौकरी जल्दी लगेंगे। प्रोफेशनल का स्पेलिंग एक एफ और डबल एस आता है। प्रोफेशनल के स्पेलिंग में एक एफ होता है और डबल एस होता है, तो बहुत आसान था। नेक्स्ट, आई हैव बीन स्टेइंग हियर डैश लास्ट वीक। अगर मेरी टेंस की क्लास लगाई है तो ये आंसर आपको आता होगा। बहुत सारे बच्चे वीक को देख के 4 लगा देंगे, लेकिन किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के पहले अगर लास्ट या फर्स्ट लग जाता है, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के पहले लास्ट या फर्स्ट लग जाता है, तो वो फिक्स टाइम मान लिया जाता है और आंसर होगा सिंस। वो फिक्स टाइम मान लिया जाता है और आंसर होगा सिंस। वो फिक्स टाइम मान लिया जाता है और आंसर होगा सिंस। जल्दी से बताओ, सबको समझ आया क्या? आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करें। यस विजेंद्र, कल नहीं आई थी, कल मैंने कोई क्लास नहीं ली थी यूट्यूब की। दोनों में से मेरे गले में से आवाज निकलने में मुझे तकलीफ हो रही थी, इस वजह से बहुत ज्यादा क्लास लेने की वजह से मेरा गला थोड़ा हैवी हो गया है, चॉक्ड हो गया है, बैठा बैठा सा हो गया है। पर आज ठीक था तो मैं आ गई हूँ। थोड़ी सी आवाज आपको भारी लग सकती है पर समझ में आएगा। हाँ जी, 2016 शिफ्ट दूसरी का एक क्वेश्चन है, HSSC ग्राम सचिव। सुनील जी डेट लिख रखी है सामने, क्या पूछना चाहते हो? शिफ्ट भी लिख रखा है। दे मार्च डैश द हॉल। अगर आपने प्रेपोजिशंस की क्लास लगाई है वेटिकन इंस्टीट्यूट पे तो आपको आंसर, वेरी गुड, शाबाश। कार लवर का आंसर गलत है, प्रीति गलत, सोफिया का सही है, हर्ष का सही है, वेरी गुड। रितु ए कह रही है, रितु का भी सही हुआ फिर तो। मैम मेरे कॉलेज का एग्जाम है, बेस्ट विशेस दो। ओके स्वीटी, जरूर जरूर, आपने जैसी से भी पढ़ाई की है उसी में से सारा एग्जाम आपका आए। पक्का पक्का आप एग्जाम में पास हो जाओ। और अगर तैयारी नहीं है तो जो चिट पर्ची आपको मिले वो आप फटाफट बिना डरे लिख डालो और आप पेपर में पास हो जाओ, ठीक है? आ जाइए, ऑल द बेस्ट जिन जिन का भी एग्जाम चल रहा है सभी को। तो इनटू यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, लाजवाब, बहुत मजा आ गया सही आंसर देख के, एकदम जान में जान आ गई है मेरे।
क्योंकि मार्च का मतलब होता है किसी चीज की तरफ बढ़ना। और जब हम चलते चलते या मार्च करते करते हॉल के अंदर जाएंगे, हॉल यानी बड़ा सा कमरा, उसके अंदर जाएंगे, तो बेसिकली किसी भी चीज के अंदर जब कोई इंसान मूव करते हुए जाता है तो उसके लिए एक ही प्रेपोजिशन होती है इनटू। चाहे आप कमरे में जाएं, कुएं में जाएं, नदी में गिरें, कहीं पर भी बाहर से अंदर की तरफ मोशन अगर आपने दिखाना है। सुदेश ने सबसे पहले आंसर दिया था, तो सुदेश के लिए तालियां भाई। अंकित कुमार किसको नकल कह रहे हो? दुनिया की बुराई करना छोड़ बेटा, अपने में एडिशन कर। हाँ जी, तो दे मार्च इनटू द हॉल, दे मार्च्ड इनटू द हॉल। ठीक हो गया बेटा, किसी चीज की तरफ मूव करते हुए बढ़ना। जी सुनील जी, ये तो फिर मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगी सर, वो चेक करेंगे। अभी खड़े खड़े तो मेरे पास कोई रिप्लाई है नहीं। दे विल चेक आउट एंड दे विल रिप्लाई दैट टू मी। ठीक है सुनील जी, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बता दे, क्योंकि बाकी ऑप्शंस का कोई तुक ही नहीं बनता, नहीं तो मैं हर ऑप्शन एक्सप्लेन करती हूँ जो भी आपके एग्जाम में आए। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है मार्चिंग टूवर्ड समथिंग, किसी चीज की तरफ बढ़ते हुए हमें हमेशा इनटू ही लेना होता है बेटा। हाँ, एक एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ मैं दे सकती हूँ, उसको ध्यान से सुनना। एंटर इज अ काइंड ऑफ वर्ब। एंटर बहुत सारी वर्ब्स में से एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं करती है जब फिजिकल एंट्री दिखानी हो। फिजिकल एंट्री समझते हो? मैं इस कैमरे में से घुसी हुई फिलहाल आपको दिखाई दे रही हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट एंट्री है। असली में थोड़ी ना मैं कैमरे के अंदर घुस गई हूँ, तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, नकली एंट्री। असली की एंट्री कमरे में आप जा रहे हो, सिनेमा हॉल में जा रहे हो, कार के अंदर घुसते हुए दिख रहे हो, दैट इज फिजिकल एंट्री। तो जब भी फिजिकल एंट्री होती है ना, जो दुनिया को दिखती है कि हाँ आप अंदर जाने लग रहे हो, उस केस में कभी भी एंटर अपने साथ इनटू नहीं लेता। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट एंट्री है, नकली की एंट्री है, फीलिंग्स वाली एंट्री है, कब वो मेरे दिल में आ गया या आ गई पता ही नहीं चला, तो वो दिल में आना एब्स्ट्रैक्ट एंट्री है, नकली की एंट्री है। ऐसा नहीं है आपका दिल फाड़ा और अंदर घुस गए। ठीक है, तो फिजिकल एंट्री के केस में एंटर इनटू नहीं होता है, और एब्स्ट्रैक्ट एंट्री के केस में एंटर के साथ आप लोग इनटू ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर एंटर होता तो इनटू बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पे मार्च था इसलिए हम इनटू लगा पा रहे हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इफ यस तो फटाफट हाँ या डन 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 लिख दो, तब तक मैं आगे बढ़ती हूं। तब तक अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। हाँ जी जी, एग्रीमेंट में एंटर इनटू कपिल, ठीक कह रहा है बेटा। गौरव जैन जी, डेली लगानी पड़ेगी बेटा क्लास, बेसिक्स वाली भी और प्रीवियस ईयर वाली भी, तो ही थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हरियाणा में पढ़ाना बहुत बड़ा रिस्क है। क्या हुआ अंकित कुमार जी? मैंने तो कोई ऐसी बात करी नहीं, एग्जाम्पल ही दिया है बेटा समझाने के लिए। शाबाश अमित, गुड। हाँ जी, विविड का मतलब एक्सप्लेनेटरी। विविड का एक्चुअली में मीनिंग होता है बच्चों क्लियर। विविड शब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है क्लियर। और जब हमें किसी इंसान को कोई बात समझानी हो तो हमें वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एंटर इनटू समझाना चाहती थी, तो मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ा, और सॉरी और हमें यहाँ पे आपको बताना है विविड का सिनोनिम। और सिनोनिम यानी कि साफ साफ, जिससे कि समझ में आ जाए। विविड यानी एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो एक्सप्लेनेशन के बाद ऑलमोस्ट साफ साफ हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, इसलिए विविड का सिनोनिम हो गया एक्सप्लेनेटरी। पिक्चर्स का मतलब होता है अनोखा, दुनिया से कुछ अलग। अनोखा शब्द सुना है आपने? दुनिया से कुछ अलग, सबसे अलग, कुछ अलग तरह की चीज, वस्तु, इंसान, एनीथिंग इज पिक्चर क्यू, पिक्चर्स क्यू। फ्रेश का मतलब ताजा ताजा, घर पे आपकी मदर्स फ्रेश वेजिटेबल्स लाती होंगी आपके लिए खरीद के। फ्रेश फ्रूट्स वो ला नहीं सकती आपके लिए खरीद के। मैं आपकी मम्मी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश का एक नियम सिखाना चाहती हूँ। फ्रूट्स होता ही नहीं है, जो आप मार्केट से लाते हो वो शब्द कभी फ्रूट्स नहीं होता, दैट इज ऑलवेज अ फ्रूट। आप बहुत सारे भी लाते हो तो भी वो फ्रूट होता है, आप एक लाते हो तो भी वो फ्रूट होता है। यानी एप्पल इज अ फ्रूट एंड एप्पल्स आर फ्रूट। एप्पल इज अ फ्रूट एंड एप्पल्स होगा तो भी आर फ्रूट ही आएगा।
फ्रूट शब्द पे कभी एस का यूज होता नहीं है बेटा, ईटेबल फ्रूट्स जो हम मार्केट से लाते हैं, क्योंकि अगर फ्रूट पे एस लग जाए तो उसका मतलब होता है रिजल्ट, उसका मतलब होता है रिजल्ट्स। द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, आपकी मेहनत के फ्रूट्स यानी आपके मेहनत का फल, वो खाने वाले फल की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे, मतलब ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है कि फ्रूट्स कभी बोलना मत, जबकि स्कूल के बहुत छोटे बच्चों की नोटबुक्स में मैंने देखा लिख देते हैं फ्रूट्स नेम, है ना, दैट एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एरर्स आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको सिखा रही हूँ। किसी स्कूल के अध्यापिका को या अध्यापक को सुधारने मत निकल जाना प्लीज, मेरा सिखाना मजबूरी है क्योंकि आप सबको सरकारी नौकरी वाली अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ, ठीक है। ब्रिलियंट का मतलब शानदार होता है, चौथा ऑप्शन, ब्रिलियंट का मतलब शानदार होता है, ब्रिलियंट मीन्स शानदार। बिना खुशी के भी डांस कर लेते हैं, क्या क्या लिखते हो पता नहीं। हाँ जी, पिक्चर्स क्यों अनोखा, वेरी गुड रितु अलावत, शाबाश बेटा। यस अमित राव जी, फ्रूट्स इज नॉट पॉसिबल बेटा। चिल्ड्रन सिंगुलर प्लूरल सेम होता है फ्रूट, नहीं ऐसा नहीं है। प्रीति, प्रीति कह रही है मैम चिल्ड्रन सिंगुलर प्लूरल, ऐसा नहीं है। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। हाँ, चिल्ड्रंस नहीं होता है, क्योंकि चिल्ड्रन ही प्लूरल है तो उस पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म जरूर है हमारे पास, चाइल्ड, ठीक है। चलिए बेटा, एक्सप्लेनेटरी आपका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट, कंपल्सरी, ये बड़ा ही दिल तोड़ने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चों के नंबर कटने ना श्योर होते हैं बेटा। चलो फ्रूट खा लेते हैं जी, स्वीटी जी खाइए, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। समझ गए ना, गलत बोल दिया, फ्रूट आर गुड फॉर हेल्थ होना चाहिए। पूनम सिवाच, क्या हुआ, एकदम मैं पढ़ने ही वाली थी, कमेंट डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अमित राव कह रहे हैं नेसेसरी, मैंने पहले ही कहा था दिल तोड़ने वाला क्वेश्चन है ये। कंपल्सरी के दोनों ही सिनोनिम होते हैं बेटा, ऑब्लिगेटरी भी और नेसेसरी भी। ड्यूटीफुल का तो मतलब कर्तव्य का पक्का होता है, रेगुलर मतलब लगातार, जैसे आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ऑफ दिस क्लास, तो इनका तो सवाल नहीं पैदा होता। पर ऑब्लिगेटरी और नेसेसरी दोनों का ही मतलब कंपल्सरी होता है बेटा। और एग्जाम में जब दो दो इस तरीके से आ जाते हैं ना ऑप्शन, तो जनरली फर्स्ट ऑप्शन के मार्क्स आते हैं, सेकंड के नहीं। इसलिए मैंने अमित को कहा कि थोड़ी धोखेबाजी हो गई, फर्स्ट ऑप्शन के मार्क्स आते हैं बच्चों, सेकंड के नहीं। हाँ, टूट गया दिल। ऑब्लिगेटरी और नेसेसरी दोनों ही ऑलमोस्ट सेम सेंस में आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्योंकि ऑब्लिगेटरी आ गया सिर्फ इसलिए चूज कर रही हूँ, नहीं तो दोनों बिल्कुल बराबर है बेटा। फर्क कैसे बताऊं, हालांकि सेंस का फर्क जरूर होता है शब्दों में, पर सिनोनिम मिलती जुलती चीजों को कहते हैं, बिल्कुल सेम को नहीं। तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी होता है जो मोरल नैतिकता के हिसाब से हमारे लिए जरूरी है, दैट इज ऑब्लिगेटरी। और नेसेसरी होता है जो नैतिकता के हिसाब से जरूरी ना हो, ठीक है, फर्क तो है। लेकिन जब दो ऑप्शन बराबर का काम करे तो हम लोग को ए लेना होता है, समझ गए मेरी बात। गुड इवनिंग, ये क्या चांद मैम कह रहे हो क्या आप मुझे? जी, दिल ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उससे सौभाग्यशाली इंसान नहीं है धरती पे जिसके पास दिल नहीं है। क्योंकि ना उसे कोई दुखा सकता है, ना तोड़ सकता है, ना खुशी महसूस करेगा ना दुख, एकदम न्यूट्रल सा जीवन, ठंडी नदी जैसा। तो दिल ना होना एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। आ जाओ। एब्सॉल्व होता है किसी को माफ कर देना, एब्सॉल्व होता है किसी को माफ कर देना। एब्सॉल्व क्या है बेटा, आप न्यू स्टूडेंट हैं, वेलकम एस्कोर जी। प्रीवियस ईयर एग्जाम सॉल्व करा रही हूँ एस्कोर जी, कल क्लास नहीं ले पाई थी, इसीलिए मेरे बड़े सारे प्यारे प्यारे बच्चे आज इस क्लास में नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कक्षा शायद आज भी नहीं ले रही हूँ, हालांकि ये गलत बात है, ये धोखेबाजी है मेरे साथ। वो जनरली क्लास में नहीं आए पर मैं रोज पढ़ाने आती थी, कल मैं नहीं आई तो सब गायब हो गए, गलत बात, यहाँ मेरा दिल तोड़ दिया आप सबने। चलिए, एब्सॉल्व का मतलब होता है माफ कर देना, और ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम लगाना। हमें अपोजिट बताना था तो आंसर था इल्जाम। एब्सॉल्व होता है माफ कर देना, भूल जाना किसी की बुराइयों को, किसी के पापों को, और ब्लेम होता है उसके ऊपर इल्जाम लगा देना। रिपेंट होता है पछताना, रिपेंट का मीनिंग होता है पछताना। वो कहावत सुनिए आप, पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट क्राई ओवर
स्प्लिट मिल्क, इडियमेटिक सेंस में ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। बाकी रिपेंट का मतलब पछताना, मेल्ट का मतलब पिघलना, जैसे पिछले दिनों की गर्मी ने हमें पिघला दिया था, तो दैट इज मेल्ट। बर्फ पिघलती है, गर्मी से नहीं पिघले, आप बोलो मैं तो एसी में रहता हूं जी, मैं तो नहीं पिघला, तो वो बच्चा बर्फ को जरा रख के देखे बाहर, वो पिघलती दिखेगी, दैट इज मेल्टिंग, मेल्ट। ब्लेस का मतलब दुआ होता है, जो अभी अभी मैं स्वीटी को कहने लग रही थी, आपका पेपर सफल हो, जो भी आप याद करके जाएं वही एग्जाम में आए, दैट इज ब्लेसिंग्स। या बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं सफल हो जाओ, मेरा आशीर्वाद आपके, ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं। ब्लेसिंग का एक सेंस आशीर्वाद भी होता है। तो यहाँ पे हमें अपोजिट बताना था एब्जॉल्व का, तो सही आंसर था ब्लेम। सभी बच्चे बताएं, समझ में आ गया? हाँ जी, रिपेंट पछताना, शाबाश। अच्छा ओके ममता, ये रीजन है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, मुझे नहीं पता था। और वैसे भी ना हरियाणा के बच्चे के लिए जीएस ज्यादा जरूरी है, मैं समझती हूँ। ठीक है, अब मुझे रीजन समझ आ गया, थैंक यू ममता बेटा। जी एस कौर जी शुक्रिया, मैंने लाइव क्लास आज ही ली है, बट पहले वाली वीडियो देखी थी। ओके ओके एस कौर जी। चलो बेटा नेक्स्ट। फेमिलियर का मतलब होता है मिलनसार, ऐसे इंसान जो पहली मीटिंग में ही ऐसा फील करा दे पिछले जन्मों के प्रेमी हैं हम, तो समझे, पुराने जन्मों से दोस्त हैं, 2 मिनट में ही ऐसा फील करा दें कि दिल मिल गए हमारे। तो फेमिलियर होता है जल्दी से घुलने मिलने वाला इंसान, फटाफट बातचीत करे, झटपट दोस्ती करे और फटफट से अपने घर चाय के लिए बुला ले, तो दैट इज फेमिलियर, मिलनसार, खुश दिल सा इंसान, फटाफट चटक मटक दोस्ती जो कर लेता हो, दैट इज फेमिलियर। तो ऑप्शन है एलियन, समझते हो, विदेशी? नो, जनरली लोग एलियन का मतलब दूसरे ग्रह का प्राणी लगाते हैं, लेकिन एलियन विदेशियों को भी कह देते हैं, जो अपनी धरती से नहीं है, जो अपने देश से नहीं है, उसको भी एलियन कह देते हैं। स्ट्रेंज होता है अजीब, अजीबो गरीब इंसान, कहते हैं ना बड़ा अजीब है ये तो, सुनिए लाइन, बड़ा अजीब है ये तो, ऐसे कह देते हैं फट से ऐसे गर्दन मार के, तो दैट इज स्ट्रेंज, अजीब। वंडरफुल, शानदार, वाओ, झकास, मस्त, क्या बोले, कूल, दैट इज वंडरफुल। तो हमारा सही आंसर था मिस्टीरियस, चुप चुप रहने वाला इंसान, गुन्ना हरियाणवी भाषा में तो मिस्टीरियस, चुपचाप रहने वाला इंसान, जो जल्दी से घुलना मिलना पसंद ना करता हो, चुप चुप रहना चाहता हो, सोचता हो दुनिया ही पूछे के बात भाई, के बात भाई, के न्यारा हो गया, जो ऐसे अटेंशन खींचना चाहते हो चुप रह करके, तो दे आर मिस्टीरियस, जो चीजों को छुपा लें। और फेमिलियर जो एकदम खुली किताब की तरह, देख लो भाई जो भी अपने पास तो यही है सारा सौदा, तो दैट इज फेमिलियर। तो हमें अपोजिट बताना था मिस्टीरियस, हमें अपोजिट बताना था मिस्टीरियस। मैम आप नोटिफिकेशन कर दिया करो जो आपको ना आना हो, क्योंकि हमने काफी टाइम तक आपका वेट किया। ओके ठीक है विजेंद्र जी, मुझे पता नहीं था यूट्यूब पे भी ऐसी फैसिलिटी है, और बच्चे इतना अथाह प्यार मुझसे करते हैं कि वो इंतजार भी करते होंगे यूट्यूब पे मेरे आने का, तो मुझे ये बात पता नहीं थी। आगे से मैं जरूर पूछ लूंगी टेक्निकल टीम से कैसे होता है, और मैं आप लोगों को इंटीमेट करा दिया करूंगी। अब आंसर है मिस्टीरियस। नेक्स्ट बच्चों, टू फाइट टूथ एंड नेल, RS जाट सिहारा, पक्का पढ़ती हूँ जी, हर किसी के मैसेज पढ़ती हूँ, लेकिन सिर्फ मैसेज ही पढ़ती रह गई तो फिर पढ़ाऊंगी कैसे। धर्म रक्षक, मैं झटपट दोस्ती कर लेता हूँ जी, मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ धर्म रक्षक जी। अरे एक तो जीवन है, भगवान ने 60-70 साल तो मुश्किल से दिए हैं, जी लो ना, पता नहीं अगले जन्म में कौन से कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े बन के निकलेंगे। हाँ, मैराथन्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, वैसे इंग्लिश में इसको मैराथन कहते हैं, मतलब इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है मैराथन, इट इज नॉट मैराथन। बाकी हरियाणा में अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ तो मैराथन भी धक जाएगा, ठीक है ना टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, हर पॉसिबल प्रयास करना जीतने का, जो आप लोग कर रहे हो, आप लोग हर पॉसिबल प्रयास कर रहे हो, बैच भी परचेज कर रखा होगा, ऑफलाइन क्लास भी लगाते होंगे, जो बुक आती होगी वो खरीद के पढ़ते होंगे, यूट्यूब के भी काफी टीचर्स की क्लासेस आप लगाते होंगे, इसी को तो कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल, हर संभव प्रयास करना अपने लक्ष्य को पाने का, क्योंकि कोई हथियार है या नहीं है, दांतों और नाखूनों से जंग अगर लड़ रहे हो तो पक्का जीतना चाहते हो, नहीं तो हार मान जाते। ट्रुथ एंड नेल, दांतों और नाखूनों की मदद से फाइट कर रहे हो, यानी हर हाल में जितनी भी ताकत है
पूरी ताकत लगा करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो। तो हमारा सही आंसर है बेटा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। इसमें वैसे एक नया शब्द है आप सबके लिए सीखने के लिए, ब्रूट। इसका मतलब जानवर जैसा होता है। अच्छा, वो कैब को छोड़ के सभी हो जाता है। आपकी बदौलत से जो मैं 5 वर्ष नहीं सीखा वो 25 दिन में सीख गए। सुनील जी कमाल कर दिया, आपकी ताकत है सर, ये मेरी नहीं है। ये आपकी मेहनत है, आपकी रेगुलरिटी है, आपका प्यार है, आपकी इज्जत है, इसीलिए आप इतना इन रिटर्न इतना आप सीख पा रहे हो। बहुत खुशी हुई, बाकी सुकून मिला मुझे कि 5 सालों का ज्ञान आपने 25 दिन में सीख लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ भयंकर कह लो, ब्रूट भयंकर जानवर जैसा कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट बेटा, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। देखो एक ऐसा निर्णय जिससे वापस नहीं आया जा सकता। एक ऐसा निर्णय, हाँ कर दिया तो हाँ है, अब पलट नहीं सकते। हाँ कर दिया तो हाँ है, अब पलट नहीं सकते, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। आओ ऑप्शंस देखते हैं। जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं उन्हें इनफेलिबल आता होगा, बहुत बार समझा चुकी हूँ, जिस इंसान से कभी कोई गलती ना हो। इररिवोकेबल भी समझा चुकी हूँ, जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो यही आपका सही आंसर था। और इनकरेजेबल जिसको सुधार नहीं सकते, करेजेबल करेक्ट से बना है, जिसे सुधार नहीं सकते इनकरेजेबल, जिसे सुधार नहीं सकते इनकरेजेबल। इररिवोकेबल जिसे रिवर्स नहीं कर सकते, जिस डिसीजन को वापस घुमा नहीं सकते, दैट इज इररिवोकेबल। तो वहीं से हो जाएगा अ डिसीजन दैट कैन नॉट बी गो बैक। तो सही आंसर था सी, इनफेलिबल जो कभी गलतियां ना करे। इनफ्रिंजिबल नया है मेरे बच्चों के लिए जो मुझे लाइव देखते हैं रोज, ये शब्द पहली बार आया है तो सीख लो ध्यान से। इनफ्रिंजिबल का मतलब होता है अपूर्ण, कोई ऐसी चीज जिसे पूरा नहीं कर सकते। एक ऐसी तस्वीर जिसका एक टुकड़ा तो आपके पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ है, तो उसे कहेंगे इनफ्रिंजिबल, क्योंकि उसका दूसरा टुकड़ा हमारे पास है नहीं, हम कभी भी उस तस्वीर को पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा इनफ्रिंजिबल। जल्दी बताओ, समझ में आया सभी को? हाँ जी बेटा, यस नो कुछ लिख दीजिए, समझ में आया क्या? सत श्री अकाल अमनदीप जी, सत श्री अकाल। आई विल बैक, ये क्या होता है? आई विल बैक या आई एम बैक? आई विल बैक का मतलब मैं वापस आऊंगा, आई एम बैक का मतलब मैं वापस आ गया हूं। तो अभी देखो आप आ गए हो या आओगे? जी सत श्री अकाल। अच्छा गीता, हाँ तभी तो कोर्ट में कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। गीता कमेंट्स में लिख रही है कि मैं इनफेलिबल हूं, यानी मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। नेक्स्ट बच्चों, एरर बताना है, कंजंक्शन का टॉपिक का एरर है। जो बच्चे मुझसे कंजंक्शंस पढ़ चुके हैं पूरा टॉपिक, उनको आंसर आना चाहिए। जो बच्चे मुझसे कंजंक्शंस पढ़ चुके हैं उन्हें आंसर आएगा। रिपीट करूं राजेश पंडित जी, क्या रिपीट करूं? मैं नहीं समझी, ये लो बताओ। इनफ्रिंजिबल जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, अधूरा है, अपूर्ण है। इनफेलिबल जिससे कोई गलती नहीं होती, हमारा आंसर था सी। इररिवोकेबल जिस डिसीजन को आप वापस नहीं घुमा सकते। इनकरेजेबल होता है जिसे सुधार या करेक्ट नहीं कर सकते। तो सही आंसर था सी। ये लो, अब ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, बताएं। इनकरेजेबल बता दिया, जिसे करेक्ट नहीं कर सकते। मेरी मैराथन करा दें। आपकी पहले वाली क्लास देख ली है जी, प्रीवियस ईयर वाली। ओके अमनदीप जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैराथन चाहते हो, चलो करती हूँ विचार इस पे भी। मेरी बेटा दिन में ऑलरेडी बहुत क्लास हो जाती हैं, मतलब यूट्यूब और सब मिला के 15 बैचेस आई एम टीचिंग राइट नाउ, अभी अराउंड 15 बैचेस। और एक समय पर तो एक क्लास तो ऐसी होती है जिसमें मेरे सामने 400 बच्चे बैठे होते हैं। वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक की बात कर रही हूँ। पावर हाउस चौक पे हमारी 7 बिल्डिंग्स हैं बच्चों, उनमें बिल्डिंग नंबर 7 के फर्स्ट फ्लोर पे मेरी क्लास होती है। सामने अराउंड 400 स्टूडेंट्स होते हैं। स्क्रीन पे लगभग 25 से 30 फ्रेंचाइजीज होती हैं और उन सबको एट अ सिंगल टाइम पढ़ाना होता है। तो बहुत जान बहुत ताकत लग जाती है। और उसके अलावा यूट्यूब प्लस ऐप और सब मिला के 14 मोर बैचेस आई हैव टू टेक। और अगर मैं उन फ्रेंचाइजी और बैच को अलग कर दूं तो 17 बैच मेरे हो जाएंगे।
हाँ, आज एक बच्चा मुझे कह रहा था मैम ऑनलाइन नहीं पढ़ाया करो, सामने खड़े रह के पढ़ाया करो। तो अभी सब जगह सामने कैसे खड़े रह सकती हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझे डिस्टेंस एजुकेशन का फायदा लेना पड़ेगा। जी ओके वर्षा जी, एक दिन टाइम निकाल लें। जी अमनदीप बेटा जरूर ट्राई करूंगी। एक दिन पहले भी एक बच्चा कह रहा था मैराथन लो, उस दिन तो मैं समझ ही नहीं पाई कि किस चीज की कह रहा है, वो कैप की कह रहा है, ग्रामर की कह रहा है, पतासो, ओ माय गॉड नाम देखो, पतासो किताबों मजा आ गया भाई, पतासो किताबों जी, आपका नाम तो पढ़ लिया, लिख क्या रहे हो, मस्त पढ़ाओ। चलो ये तो और भी गड़ा के सुत्ता एंडी जी सा आ गया भाई पतासो वेरी फनी नेम। चलिए, ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व, बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन होती है, ठीक है, और क्लास में सिखाती हूँ नॉट ओनली से जो हिस्सा जुड़ा होता है ना वही सेम बट ऑल्सो से जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो एरर है। अब बट ऑल्सो से तो इन जुड़ा हुआ है और नॉट ओनली से इन्वॉल्व जुड़ा हुआ है, तो एरर कहाँ बनाए मैम, ए में या सी में? एरर ए में बनाएंगे। क्यों मैम? क्योंकि ध्यान से देखो बी पार्ट की शुरुआत इन से हो रही है, तो अगर मैं कहूं ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग, तो उससे क्या हुआ, नॉट ओनली के साथ इन आ गया और बट ऑल्सो के साथ तो इन था ही, इसलिए मुझे कहना चाहिए कि ए पार्ट को सुधार की आवश्यकता है, इन्वॉल्व के बाद नॉट ओनली आना चाहिए, इन्वॉल्व के बाद नॉट ओनली आना चाहिए। अच्छा इतना ना हंसू, क्यों, अब हंसने से भी दुख है। कांस्टेबल के पेपर से पहले कर दूं मैराथन? जी ओके, ट्राई करेंगे, जरूर करेंगे। जी अमनदीप बेटा विल ट्राई, बेटा श्योर आई विल ट्राई। यस रितु, हाँ सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अब आती है, राइट, बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है रितु, सब सीखो। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वेटिंगन चैनल पे शुरू करूंगी कंजंक्शन कंप्लीट होते ही। ये आप सभी बच्चों को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, मैं बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ कि मैम यूट्यूब पे वकैब और करा दो इंपॉर्टेंट सी, तो जरूर कराऊंगी, HSSC लेवल की कराऊंगी। आज कंजंक्शन आखिरी टॉपिक में वेटिकन चैनल पे खत्म करूंगी और उसके बाद में जल्दी ही वोकेबलरी की क्लासेस आपके लिए लाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग, ए पार्ट में एरर हो गया, इन्वॉल्व आगे होना चाहिए और नॉट ओनली पीछे। जिन्हें नहीं समझ में आया ये लॉजिक, भाई कंजंक्शन का टॉपिक मुझसे अटेंड करें यूट्यूब पे, आज ही पढ़ाऊंगी 9:45 से 10:30 वेटिकन यूट्यूब चैनल पर। ये लो, अरे क्वेश्चन कैसे, अच्छा MPHW ग्राम सचिव की सीरीज हमारी समाप्त हो गई है, अब अगली सीरीज शुरू कर रही हूं MPHW। पहला क्वेश्चन, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसिंग, कितना आसान है, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को आता होगा, बता दो बच्चों। तब तक मैं बाकी ऑप्शन बता देती हूं। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, JOEY जोई, क्या लिखा है, JOEY जोई, इसका मतलब होता है कोई छोटा सा सिक्का, 25 पैसे का सिक्का बहुत छोटा सा आता था, पहले तो बड़ा आता था, फिर बीच में बहुत छोटा सा आने लगा, तो दैट इज जोय। जार्गन होता है उलझ पुलझ शब्दों का ग्रुप, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर शब्द बैठे हैं, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, दैट इज जैर। कुछ लोग ना उलझ पुलझ बात करते हैं, समझ नहीं आती कहना क्या चाहते हैं, उस सेंस में आता है जैरगन। सही आंसर था जॉकी, क्योंकि हॉर्स राइडर जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हें जॉकी कहते हैं, उल्टा बोलते हैं इसको, उल्टा, जे साइलेंट होता है, इसका मतलब संगठन होता है। या पॉलिटी अगर हिंदी में पढ़ी है तो परिषद सुना होगा, परिषद, उसकी इंग्लिश होती है उल्टा, जे साइलेंट होता है तो उल्टा, इस तरीके से बोल देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन का मतलब है परिषद, ग्रुप कह लो एक तरीके से। जार्गन उलझा हुआ शब्दों का ग्रुप, और जोए जो शब्द है वो किसके लिए है बेटा, छोटे से सिक्के के लिए। आंसर था सही जॉकी, शाबाश, बिल्कुल लाजवाब, मजेदार, वेरी गुड। आंसर्स तो देने लगे हो अब आप, बड़ी खुशी मिलती है। आई हैव वन, व्हाट यू हैव वन। नेक्स्ट, स्वेल का मतलब सूजना होता है, सूजना। कभी अगर पापा से अच्छे वाले डंडे पिटाई खाई है, या कभी रोड पे राह चलते किसी लड़की को उल्टा सीधा कहा है और फिर पिटाई खाई है, तो जहां जहां डंडे लगते हैं ना वहां पहले सूजता है, फिर नीला होता है, फिर काला होता है, ठीक है। तो सूजने से ना उस जगह का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर सूजन में बढ़ती है वो चीज। तो हमें बताना है अपोजिट, यानी घटना, और घटने की इंग्लिश है डिमिनिश।
घटने की क्या इंग्लिश है? डिमिनिश। ठीक है जोनी बेटा, मैं समझ गई। 1 मैराथन ऑफ ईच सब्जेक्ट यू वांट, आई विल ट्राई। जी, डिमिनिश हमारा आंसर है। सिंपथी सहानुभूति होता है, स्ट्रेंज अजीब होता है। एनलार्ज इसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि एनलार्ज का मतलब किसी चीज को बड़ा करना या बढ़ाना। तो स्वेल का सिनोनिम हो सकता है एनलार्ज, और अपोजिट है डिमिनिश, घटना, कम करना। ये लो बेटा नेक्स्ट, लेट्स प्ले वॉलीबॉल। मैं यूट्यूब पे आर्टिकल्स पढ़ा चुकी हूँ और वहां पे ओमिशन में सिखा चुकी हूँ, किसी भी गेम के नाम पे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर था नो आर्टिकल। आर्टिकल्स पक्का आ रहे हैं बच्चों HSSC में, तो थोड़ा याद करें। मैम आपने मुझे अंकल क्यों बोला? आज मेरा नाम अंकल रख दिया। निक्को मैं नहीं समझी भाई, मैंने कब अंकल बोला? मैंने तो पूरे क्लास में अंकल शब्द यूज ही नहीं करा है भाई। आज तो ऐसे कैसे आप मेरे ऊपर बिना मतलब दिन दहाड़े ना रात रताड़े इल्जाम लगा रहे हो? दिन दहाड़े तो नहीं कह सकते ना अपनी क्लास के लिए, तो रात रताड़े अपना बना देते हैं हम कुछ भी। हिंदी के अध्यापक बताएंगे सही है कि गलत है। तो कैसे आप मुझे कह रहे हो भाई? गलत बात है। मैम आज 5 से 6 दिन हो गए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आपकी टीम से। नरेंद्र मोदी जी, अभी आपको भी प्रॉब्लम होने लगी। आपको तो देश की समस्याएं सुलझानी चाहिए और आप अपनी समस्या नहीं सुलझाने में सक्षम है। गलत बात। चलिए नो आर्टिकल, क्योंकि किसी भी गेम के नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट। वाओ ग्रेट, बहुत नई सी चीज आई है। आज तक किसी भी मैंने एग्जाम में, HSSC के एग्जाम में ये फ्रेज नहीं देखा था। चलो फाइनली आ गया, अच्छी बात है। द ओल्ड फादर ब्रॉट होम द मॉरल ऑफ यूनिटी। ब्रिंग होम एक फ्रेज होता है, इडियमेटिक सेंस में भी यूज कर देते हैं। और ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव बना के उसे घर वापस ले आना। नई नई शादी होती है, झगड़े होते हैं, पत्नी रूठ के पहुंच जाती है अपने मायके। पहले कोशिश करते हैं प्यार से, फिर कोशिश करते हैं टकरार से, फिर कोशिश करते हैं धमकी से, है ना? तो किसी पर इतना दबाव बनाना कि उसको घर वापस आना पड़ जाए, दैट इज ब्रिंग होम। दैट इज ब्रिंग होम। और दबाव बनाने की एक ही इंग्लिश हमारे पास उपस्थित है ऑप्शंस में, एंड दैट इज एम्फेसाइज्ड। हाँ, मोदी जाने मन की बात, उनको क्या प्रॉब्लम होगी। टॉप हरियाणवी। अच्छा नहीं पढ़ू इतने कमेंट फिर। अच्छा लाइव बच्चा जो आ रहा है, फिर क्या बोलूं उसको? चलो भागो यहां से, फुटो। चलिए, ब्रिंग होम का मतलब एम्फेसाइज हो गया। सजेशन आप समझते होंगे, वॉइस्ड किसी बात को दबाव से कहना। डिक्लेयर जैसे आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। तो बाकी तीनों शब्द आसान थे, सही आंसर था एम्फेसाइज्ड। नेक्स्ट बेटा, शैलो होता है ऊपर ऊपर, सतही। शैलो जो लेडीज हैं या जो हमारे कमेंट बॉक्स में फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं, उन्हें पता होगा शैलो फ्राई करते हैं कुछ चीजों को, और कुछ को डीप फ्राई, तेल में डुबो के तलना और तेल में ऊपर ऊपर तलना, थोड़े से तेल में तलना, दैट इज शैलो फ्राई। तो शैलो का मतलब सतह पर ही, ऊपरी ऊपरी तौर पर। हमें बताना क्या था? सिनोनिम बताना था सुपरफिशियल, क्योंकि शैलो और सुपरफिशियल दोनों का ही मतलब होता है हरियाणा पुलिस की कौन सी बुक नरेंद्र मोदी जी, इंग्लिश की या कोई और? मुझे बताओ एक बार। तो शैलो सुपरफिशियल होता है, सिल्ली मूर्ख होता है, सॉफ्ट नाजुक होता है, एब्ट्यूट कोई शब्द ही नहीं होता, ये इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है। हाँ, एस्ट्यूट जरूर होता है, चालाक के लिए आता है। मैं एक बार लिख देती हूँ, ये इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है बेटा। एस्ट्यूट जरूर आता है, चालाक, क्लेवर कहते हो ना जिसको बचपन वाली भाषा में, क्लेवर, तो उसी के लिए यूज होता है एस्ट्यूट, चालाक, यूज कर सकते हो आप। बताओ यहां तक का सबको क्लियर हुआ? तो डन डना डन डन लिख दो एक बार फटाफट। अच्छा पूनम जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ओ माय गॉड, धर्म रक्षक जी, हक नहीं बनता है आपका मेरे पे गुस्सा करने का। माँ बाप और टीचर्स, बड़े बुजुर्गों पर आपकी गुस्सा करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है हिंदुस्तान की धरती पर। एप्ट्यूट नहीं तो कंफ्यूज, हाँ इसी ने कर दिया होगा। एस्ट्यूट आपका वर्ड होता है, चतुर के लिए आता है। चलो अब सुनो मेरी बात सभी बच्चे, बहुत 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 ध्यान से, क्योंकि कक्षा का समय समाप्त होते होते दो अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें मैं आपको बता के जाती हूँ, तो समय उसका हो गया है। फटाफट से सुन लो, 2 मिनट में शायद कुछ बच्चों को कुछ बहुत सी नई बात और जीवन का कोई बहुत बड़ा सा
क्या बोले, लेसन मिल सकता है, इसलिए सुनाती हूँ। सुनो बेटा ध्यान से। हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सामने से तो हमारे होते हैं, लेकिन हमारे पीछे से हमारी बुराइयां करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारी चुगलियां करते हैं, बुरा भला हमें बोलते हैं। और जब हमें पता लगता है तो हमारा दिल टूट जाता है, हमारा विश्वास उठ जाता है लोगों से। तो आज इन्हीं लोगों पे आपको एक कहानी सुना रही हूं कि जो पीठ पीछे आपकी बुराई करें, आपसे बिना अनचाहे गलतियां हो गई हैं, उस पे आपकी दुनिया अगर बुराई करती है तो उन लोगों के साथ क्या होता है, आज के बाद आप चिंता नहीं करोगे। अगर किसी ने आपकी पीठ पीछे बुराई करी है तो आज के बाद सुनने के बाद आपका दिल नहीं टूटेगा। ये कहानी पूरी सुन लेना। क्या कहती है ये कहानी। एक बहुत बड़े दिल का राजा था, बड़ा विनम्र, बड़ा प्यारा, अपनी जनता से अनचाहा प्यार करने वाला राजा था। उसने अपने राज्य के सभी संत, महात्मा, पंडित बुलाए थे खाने के लिए। भोजन का आयोजन उसने किया था। सभी लोग पहुंचे। जहां खाना बन रहा था वहां बहुत ऊपर से एक चील गुजरा और उस चील के पंजों में एक सांप था, एक सर्प था, और चील से वो सांप छूट करके उस खाने में गिर गया। और जब उन लोगों ने, उन पंडितों ने, उन संतों ने उस भोजन को ग्रहण किया तो बहुत सारे पंडित और संत महात्माओं की मृत्यु हो गई, जिस वजह से उस राज्य की प्रजा ने बहुत उस राजा को बुरा भला कहा, उसे बद्दुआएं दी, उसकी निंदा की कि अपने घर खाने पे बुलाता है और खाना खिला करके इतने बड़े धर्मात्माओं को इसने मार दिया, ये तो खूनी है, ये हत्यारा है। उस राजा की सारी अच्छाइयों को 1 मिनट में भुला दिया गया और सारी की सारी जो बुराइयां थी उसके ऊपर मंड दी गई, उसके ऊपर थोप दी गई। राजा को भी ये जान के बहुत दुख हुआ, जैसे आप सबको भी होता है जानने के बाद। बहुत दिल उनका टूटा, वो भी अंदर से रोए। और मृत्यु होने के बाद आपको पता है, आपने सुना होगा कि हमारे सारे पाप और पुण्य जो होते हैं वो ऊपर जाके उनका हिसाब रखा जाता है। तो इस कहानी के अनुसार उन सारे संतों की मौत के बाद ऊपर भगवान की तरफ की बात हो रही है, आसमान की तरफ की बात हो रही है। वहां पर चर्चा चली कि इस पाप का भागी कौन है, इस पाप का भुगतान किससे करवाया जाए। इतने लोगों की मौत हुई है, कौन इंसान है जिनको हम पापी ठहराएं या जिनकी हम गलती ठहराएं। क्या उस राजा की गलती होनी चाहिए? वहां बैठे विद्वानों ने कहा नहीं, उस राजा को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर उन खाना बनाने वालों की गलती होनी चाहिए, उन्होंने तो जरूर देखा होगा। विद्वान कह रहे हैं नहीं, उनमें से भी किसी ने नहीं देखा था तो उनकी भी गलती नहीं हो सकती। तो क्या गलती चील की है, क्या गलती सांप की है? सभी विद्वानों ने कहा नहीं। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जो चुपचाप उनकी बात सुन रहा था, और उस एक विद्वान ने यह जवाब दिया कि सारे पाप का भुगतान उन सब लोगों में बराबर बराबर बट जाना चाहिए जिन्होंने बिना राजा की असलियत जाने, भूल हुई राजा से बिना ये जाने उसको हत्यारा कह दिया, उसको खूनी कह दिया, उसके बारे में बुरा भला कहा। तो ये पाप उन सभी लोगों के जीवन में बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए। तो अगर आज के बाद आपसे कोई गलती होती है और वो आपने जानबूझ के नहीं करी और उसके लिए कोई इंसान आपको सुनाने लग रहा है, तो आप ये मान लेना उस चीज के पापी आप नहीं हैं, उस चीज का भुगतान उस इंसान को करना पड़ेगा जो आपकी बुराई कर रहा है। अपना दिल मत दुखाइएगा आज के बाद किसी ऐसे इंसान की बात आपको पता लगे तो, क्योंकि जो बोल रहा है उसके कर्म खराब हो रहे हैं, फल जो भी मिलेगा अच्छा या बुरा उसे भुगतना है। आपने तो अपने दिल को साफ रखा, आपने चाह करके जानबूझ करके तो वो काम नहीं किया है। तो आज के बाद निंदा करने वाले लोग मिले, बुराई करने वाले लोग मिले तो मुस्कुरा कर देखना उनकी तरफ, क्योंकि वो आपके पापों को घटा रहे हैं, वो अपने ऊपर पाप बढ़ा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। ठीक है, तो कल मिलती हूँ आप सबसे इसी चैनल पर सेम क्लास के साथ। अब जिन्हें कंजंक्शंस पढ़ना है वो पहुंचे